क्लास 10 बायोलॉजी। इसके आज ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने ग्लैंड्स इसके स्टार्ट किए थे। हमने पहले 2 ग्लैंड्स पढ़े थे, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो आज हम नेक्स्ट 3 ग्लैंड्स को देखेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स एंड द पेंक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे गले की अगली जानिब पे मौजूद होते हैं। कुछ हार्मोन्स को ये जो है वो सिक्रेट करते हैं, जो हमारी डाइजेशन में हमारे खाने को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है फिर वो बॉडी वो यूज़ करती है। तो गले की उसी थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसकी पीछे वाली साइड पे, उसकी बैक साइड पे, यानी कि उसकी पोस्टीरियर साइड पे जो है 4 मज़ीद ग्लैंड्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये चारों के चारों ग्लैंड्स इकट्ठे एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसका नाम है पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन क्या काम करता है कि जब आपकी जो हड्डियां हैं, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम का जो लेवल है उसको ये कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो ये क्या काम करता है कि हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के तो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करवाता है और वहाँ पे फिर वो ब्लड जो है वो अपनी ज़रूरत उसे पूरी करता है। तो अगर ये ग्लैंड की डिफिशेंसी हो जाए, यानी ठीक तरीके से ये ना पैदा हो रहा हो, बन ना रहा हो, तो फिर क्या होता है कि ब्लड के अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम की, क्योंकि वो कैल्शियम को नहीं ला पाता और उसकी वजह से एक बीमारी है जिसका नाम है टेटनस इसको बोलते हैं, ये हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी जो है वो बिल्कुल अकड़ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, मसल्स अकड़ जाते हैं इसमें। और यहाँ ये इसका अटैक जो है वो सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जबड़ा बंद हो जाता है, गर्दन स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल पूरी बॉडी जैसे एक मुर्दे का जिस्म अकड़ जाता है बिल्कुल वैसे हो जाता है। और आप कुछ भी खा पी भी नहीं सकते और इसी में फिर पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो यानी कि ये इतना ख़तरनाक जो है लेवल तक पहुंचा देती है बॉडी को। तो ये बीमारी हो जाती है अगर पैराथार्मोन फेल कर जाए। और ब्लड से एब्जॉर्ब करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि कैल्सिटोनिन इंक्रीज डिग्री जो है सिक्रेट होता है। वो क्या काम करता है कि ब्लड के अंदर से कैल्शियम के लेवल को हड्डियों पे पहुँचा देता है। इसके बाद अगला हार्मोन है, दैट इज़ द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल वर्ड ये आपने नाम से याद रखना है, ये वर्ड ही किडनी से रिलेट करता है। तो ये वो वाले हार्मोन है जो कि हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। अब किडनी के 2 हिस्से हैं जिसके बारे में हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एक बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये किसकी इनर साइड होती है, कॉर्टेक्स है आउटर साइड, और ये किसकी इनर साइड होती है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। और ये स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेड्यूला इसकी इनर साइड होती है। तो दोनों हिस्सों में जो है एड्रीनल ग्लैंड्स दोनों हिस्सों में अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। सबसे पहले इसके बाहर वाले देख लें तो आउटर में इसके हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं एपिनेफ्राइन या एड्रीनालाइन भी बोलते हैं उसको। तो यानी आउटर से एपिनेफ्राइन सिक्रेट होता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इसको एड्रीनालाइन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है, यानी बॉडी के अंदर जब इमरजेंसी सिचुएशंस हों तो ये उसको ओवरकम करने के लिए तो ये सिक्रेट होता है और बॉडी को उस टाइम पे ये संभालता है। उसके बाद इसकी जो कॉर्टेक्स मेड्यूला साइड है उधर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड निकलता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये क्या करता है, ये वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करता है। ठीक हो गया। तो एपिनेफ्राइन हार्मोन था जो इसकी जो मेड्यूला से निकलता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इसके कॉर्टेक्स से निकलता है, यानी आउटर साइड से और इनर साइड से। इसके बाद पेंक्रियास की बात करें, अगला हार्मोन है पेंक्रियास। पेंक्रियास एक ऑर्गन है जो हमारे मौजूद होता है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आई थिंक लबलबा भी कहते हैं, तो पित्ता भी इसको बोलते हैं। तो मेजर पार्ट है जो पेंक्रियास का, वो ज़्यादातर ये एक्सोक्राइन का काम करता है।
तो एक्सोक्राइन का ये जो काम करता है उस टाइम पे यानी कि इसके साथ डक्ट लगी होती है, ये डाइजेशन में काम करता है, जहाँ पे ये डायरेक्ट ही कुछ जूसेस को सिक्रेट करता है जो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती हैं और वहाँ पे डाइजेशन में जो हेल्प करती हैं। तो उतना हिस्सा इसका एक्सोक्राइन का काम करता है। लेकिन वहीं पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन सेल्स को आइल्स ऑफ लेजरेंस का नाम दिया गया है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं एंडोक्राइन का काम करती हैं, यानी इसका दोनों में काम है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, कि कुछ में इसके डक्ट लगी हुई है इसके साथ। एक्सोक्राइन का काम ये वहाँ पे करता है और वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूसेस को जो है वो सिक्रेट करवाता है और वो जो जूसेस हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और बाकी का जो इसका हिस्सा है वो एंडोक्राइन के तौर पे काम करता है कुछ थोड़ा सा। अब वहाँ पे दो किस्म के हार्मोन्स को ही निकालता है, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट कैसे काम करते हैं? अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, जब डाइजेशन होती है खाना सारा आपके ब्लड के अंदर वो उसको अब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे अगर आपके ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो इंसुलिन जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाती है, ये डिक्रीज़ करती है शुगर लेवल को। और अगर ये एक पॉइंट है जितनी हद आपकी ब्लड को दरकार है, अगर उससे कम ये करना स्टार्ट हो जाए तो फौरी तौर पर ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाता है और ये इंक्रीज़ करता है शुगर लेवल इन ब्लड। तो ये उसी टाइम पे ये इंक्रीज़ होने लग जाता है, यानी कि इंसुलिन का ज़्यादा एक्सेस होना और ग्लूकोज का कम हो जाना उस लेवल से, ये स्टिमुलस का काम करता है ग्लूकागोन के लिए। और ग्लूकागोन जैसे उसको एक हद से ऊपर ले जाता है तो वहीं पे वो स्टिमुलस का काम करता है इंसुलिन के लिए, और इंसुलिन सिक्रेट होने लग जाती है अगर ग्लूकोज का लेवल हाई होने लग जाए। और जैसे अगर बहुत ज़्यादा कम कर दे इंसुलिन तो ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाती है और वो उसको राइज करने लग जाती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव पर काम करती हैं। अब इसकी इंसुलिन की कमी से एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसे हम लोग सब अक्सर वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये अक्सर फैमिली में आजकल इतनी कॉमन हो चुकी है कि ज़्यादा नहीं तो एक मरीज़ तो इसका ज़रूर मिल जाता है। तो अगर पर्सन का पेंक्रियाज जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी ना बना रहा हो इंसुलिन की, तो क्या होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो राइज कर जाती है और फिर हम कहते हैं कि उस बंदे को क्या हो रही है, डायबिटीज़ मेलिटस हो गई है। ऐसे जो पेशेंट है उसका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, टाइटनेस रहती है, थकावट रहती है उसको। इसको हम कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि आर्टिफिशियली फिर उस बंदे को इंसुलिन लगाई जाती है, क्योंकि नॉर्मली तो उसके बॉडी के अंदर नहीं बन रही। और पहले जो हम इंसुलिन लगाते थे जो आर्टिफिशियल थी, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो शिप से हासिल की जाती थी, गोट या शिप से हासिल की जाती थी। लेकिन अब जो है वो हम ह्यूमन मेड इंसुलिन यूज़ करते हैं, यानी ह्यूमन के ही पेंक्रियाज से वो इंसुलिन बनाई जाती है और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से बनाई जाती है। तो वो हम मेडिसिन की सूरत में, इंजेक्शन की सूरत में, तो या फिर टैबलेट्स की सूरत में जो है वो उसको दिया जाता है ताकि उसका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो राइज ना कर जाए। उसके बाद ये आपकी बुक के अंदर जो है ना, उन्होंने 2 चार्ट दिए हैं आपको कि कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये जो 2 चार्ट दिए हुए उन्होंने आपको, ये वाले ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम 8 to 10 आवर्स फास्ट, यानी कि अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ और तब चेक करते हैं तो कितना हो तो नॉर्मल है, और ये प्री डायबिटिक है यानी कि इसको डायबिटीज़ अभी मतलब डायबिटीज़ इसको स्टार्ट होने वाली है या ये उसमें है शुरुआत है अभी, और ये है कि अगर वो डायबिटिक है तो उसके बाद अगर आपने खाना खाया हुआ है और उसके बाद आप चेक करते हो अपना ग्लूकोज का लेवल तो फिर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 100 ml में 70 to 99 अगर आए तो वो नॉर्मल है। अगर आपका 100 ml ब्लड के अंदर 100 जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आ जाती है mg तो प्री डायबिटिक है, और अगर 126 से अबव होती है तो वो फिर आप डायबिटिक है। इसी तरह से अगर आपने खाना खाया हुआ है तो 140 से अगर कम है तो नॉर्मल है, 140 से 200 है तो प्री डायबिटिक, अगर 200 क्रॉस कर जाते हैं तो वो डायबिटिक कहलाते हैं,
तो इस तरह से जो वो पता चलता है कि हमारे अंदर इंसुलिन ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा आज का लेक्चर है और नेक्स्ट जो है गुनैड्स और उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला गुनैड है, लास्ट वाला सॉरी आपका ग्लैंड है गुनैड्स, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले 5 ग्लैंड पढ़े हैं उनके बारे में ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर लास्ट पे पहुँचते हैं कि ये कहाँ पे था। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने देखा था, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मौजूद होता है ब्रेन में। फिर उसके बाद नीचे आ जाए थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड था नेक पे। पैराथायराइड था बैक साइड, यानी ये भी नेक पे ही है लेकिन उसकी बैक साइड पे मौजूद होता है। उसके बाद पैराथायराइड के बाद आया था एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनी पे मौजूद होता है, किडनीज़ पे। उसके बाद उससे नीचे पेंक्रियास, ठीक है। तो ये पेंक्रियास खुद ही एक ऑर्गन है जिसके कुछ सेल्स ही सिर्फ काम करते हैं उसका ग्लैंड्स के तौर पर। इसके बाद हमारे लास्ट वाला ग्लैंड आता है दैट इज़ द गोनैड्स, ठीक है। तो ये जो गोनैड्स हैं ये हमारे जो है वो सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर मौजूद होता है, और टेस्टिस और ओवरीज कहलाती हैं ये, मेल और फीमेल में दोनों में। और इसके अलावा जो है इनका काम होता है ये गैमीट्स बनाती हैं, गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है, और कुछ हार्मोन्स भी ये सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन जो हैं वो अलग अलग हैं दोनों में, ठीक है। वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, उनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टिस, अब टेस्टिस जो है ये ये मेल गोनैड्स कहलाते हैं, और ओवरीज जो हैं ये फीमेल जो है वो गोनैड्स कहलाती हैं। दोनों के अलग अलग है। टेस्टिस की बात कर लेते हैं, तो टेस्टिस के अंदर जो है एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट काम करता है। यानी जो चेंजिंग्स आते हैं, यानी लड़कों के चेहरों पे बालों का आ जाना, बालों की ग्रोथ होना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं। उसके अलावा उनकी आवाज़ का भारी हो जाना, उनके गले में जो लेरिंग्स है उसका बड़ा हो जाना, तो ये जो सारी की सारी चेंजिंग्स हैं ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेके आता है। इसी तरह से ओवरीज भी एक हार्मोन को सिक्रेट करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो इसी तरह से जो फीमेल की बॉडी के अंदर भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, वो सारे के सारे उनके रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो ये हार्मोन होता है। तो यहाँ पे हमारी जो है ग्लैंड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, और उसके बाद अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म, लास्ट वन, और इसके साथ जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी बीमारियां हमने पढ़नी है नर्वस सिस्टम की, और इसके साथ हमने फीडबैक मैकेनिज्म देखना है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है, फीडबैक से मुराद होता है मतलब इनपुट एंड आउटपुट, और हमारी जो पूरी बॉडी है ये इसके ऊपर चलती है, क्या इनपुट मिला और उसकी वजह से क्या आउटपुट जो है वो गेन हुआ। यानी स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल जैसे स्टिमुलस है तो वो इनपुट का काम करती है कि स्टिमुलस ने बॉडी के ब्रेन को या एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट किया है, और उसके बाद आगे से जो रिस्पॉन्स मिला है वो जो है वो आउटपुट कहलाता है। तो इसको जो है वो फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक जो है ये 2 तरह के हैं, तो अब पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। आप बुक के इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ फीडबैक का, फिर हम बात करते हैं कि 2 तरह के कौन कौन से हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये सीक्रेट हार्मोन्स कॉन्स्टेंट रेट पे नहीं करते, मतलब मसलसल हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करते। इनका जो रेट है ये बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट है। तो जैसे दूसरे फंक्शंस हैं बॉडी के, तो हार्मोन्स की जो सिक्रेशन है वो भी फीडबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, यानी स्टिमुलस के मिलने पे ही एक्टिवेट होते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिससे आपको इनपुट के बाद जो है वो आउटपुट जो है वो ज़रूर मिले आपको। तो फीडबैक मैकेनिज्म 2 तरह के हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
नेगेटिव फीडबैक की बात कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाज में 2 किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं। इन्होंने एग्जांपल कोट किए। यहाँ पे वैसे ढेरों तरह के आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक के आपको मिलेंगे। तो नेगेटिव फीडबैक से ये होता है कि जहाँ पे एक जो है इनपुट है या स्टिमुलस जो है वो दूसरे के आउटपुट को अल्टरनेट कर दे, यानी कि अगर स्टिमुलस इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट डिक्रीज हो जाए, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो आउटपुट इंक्रीज कर जाए। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें दोनों के यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आउटपुट और इनपुट एक दूसरे के, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इसके अंदर क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक एग्जांपल उन्होंने कोट की हुई है यहाँ पे आपके पैंक्रियाज की, कि पैंक्रियाज में क्या था कि 2 किस्म के हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे थे। एक था इंसुलिन और दूसरा था ग्लूकागोन। एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। और हमने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है ये क्या काम करता है, ये डिक्रीज करता है शुगर लेवल इन ब्लड के अंदर, और ग्लूकागोन जो है ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है शुगर लेवल इन ब्लड के अंदर। और करते कैसे, करते एक दूसरे के अल्टरनेट के काम है। यानी जब इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है, इंसुलिन क्या काम करेगा, उसको कम करके उसको नॉर्मल अपनी पहली पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही ये अपना जो सेट पॉइंट है, यानी ये एक पॉइंट है जो कि ज़रूरी है जितना ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर, जैसे ये उससे कम करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, ग्लूकागोन एक्टिवेट हो जाएगा और इंसुलिन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी इसको कम करना शुरू कर देगा और ख़ुद ये एक्टिवेट, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना ये इसको इनहिबिट करना शुरू कर देगा। इसके बाद जैसे ये बहुत सेट पॉइंट से अबव चला जाएगा ग्लूकोज लेवल को लेके, तो वहीं पे क्या होगा, ये स्टॉप कर जाएगा और इंसुलिन सीक्रेट होकर इसको इनहिबिट कर देगा। तो इस तरह से ये एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है और दूसरे के इंक्रीज़ होने से पहला डिक्रीज़ कर जाता है। तो इस तरह की जो फीडबैक है, जो इस तरह का इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके अंदर एक ही कंसंट्रेशन दूसरे को इनहिबिट कर दे, दूसरे को स्टॉप करवा दे या उसको कम कर दे। दूसरा जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव जो फीडबैक है आपका, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जब एक चीज़, एक स्टिमुलस के बढ़ने से, इनपुट के बढ़ने से आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो इसको जो है वो हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लूब है वो एक हार्मोन को सिक्रेट करती है, और ऑक्सीटोसिन को, और उसका काम क्या था कि वो चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर की बॉडी के अंदर चेंजिंग्स लेके आती है। ठीक है, इसमें वो क्या करती है, चेंज लेके आती है। अब उन चेंजिंग्स में एक चेंज क्या होता है, वो होती है मिल्क की इजेक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन। अब उसके ऊपर स्टिमुलस क्या होता है कि वो जब मिल्क इजेक्ट होता है और चाइल्ड जो है वो उस मिल्क को जो है वो सक करता है, तो जितना उसका सक्लिंग एक्शन ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा इसकी इजेक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यानी उतना ज़्यादा ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम सक्लिंग होगी उतनी ये कम प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह के एक्शन को, जिसके अंदर स्टिमुलस की वजह से जो है वो आउटपुट इंक्रीज़ कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब डिसऑर्डर्स जो हैं, डिसऑर्डर से मुराद है वो बीमारियाँ जो ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेट करती हैं। अब इनको ना 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी कहलाती है वास्कुलर डिसऑर्डर और दूसरी है फंक्शनल। ठीक है, एक है वास्कुलर और एक है फंक्शनल। क्या फ़र्क है दोनों में? वास्कुलर डिसऑर्डर वो होता है जो इस वजह से हो ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि जिसके अंदर ब्लड ठीक तरीके से ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा, या उस ऑर्गन नर्वस सिस्टम के उस पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी वजह से वो काम करने में मसला हो रहा है या उसके अंदर कोई मसला पैदा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, वास्कुलर।
और दूसरा है फंक्शनल। तो फंक्शनल में ये होता है कि नर्व इम्पल्स ही ठीक तरीके से, नर्व इम्पल्स का ये मसला होता है कि वो ठीक तरीके से जनरेट नहीं हो पा रही और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। तो ये दो किस्म की होती हैं डिसऑर्डर्स, तो इन दोनों के हम लोग एक एक किस्म जो है वो आपके सिलेबस में डिस्कस किए हुए जिसको हम पढ़ेंगे। तो पहली जो किस्म है दैट इज़ अ पैरालिसिस। पैरालिसिस जो है एक वॉस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें बोलते हैं, इसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं ना फालिज, ठीक है, फालिज का अटैक आना। तो इसमें क्या होता है कि या तो मुकम्मल तरीके से पूरी बॉडी जो है वो काम नहीं करती, तो या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गन या एक हिस्सा पूरा जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट भी होता है और पार्शल भी होता है। पार्शल बोलते हैं यानी कंप्लीट नहीं पूरी बॉडी डिफेक्ट हुई बल्कि कुछ हिस्सा उसका डिफेक्ट हो गया। तो ज़्यादातर ये डैमेज क्यों होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ही वजह से होता है, ड्यू टू स्ट्रोक, किसी चोट की वजह से, ठीक है, चोट लग गई है उस हिस्से में दिमाग के, तो वहाँ पे इसकी वजह से ऐसा हुआ है। या फिर क्या होता है, कोई नाली फट गई है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, जम गया है खून, उसकी वजह से भी जो है ये पैरालिसिस जो है वो हो जाता है। फिर वो वाला हिस्सा जिस पार्ट को बॉडी के कंट्रोल कर रहा था, मैसेजेस भेज रहा था, स्टिमुलस को रिसीव कर रहा था, वो अब नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से उस वाला जो हिस्सा है वो पूरा डैमेज हो जाता है। वहाँ पे बिल्कुल भी एहसास भी नहीं होता, आप उसको टच करें, उसको मतलब आप उस पर ज़र्ब भी लगाएं तो ब्रेन को वो स्टिमुलस नहीं पहुँचेगा और आपको फील ही नहीं होगा कि किसी ने आप उस पार्ट पर चोट भी लगाई होती है। इसकी एक किस्म ये भी है, जैसे पोलियो में भी यही सीन होता है, पोलियो का वायरस भी यही काम करता है कि वो जाके डायरेक्टली मेंटल बॉडी को माइंड से जो है वो डिस्टर्ब कर देता है और फिर वो वाला पार्ट जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है जिस पार्ट को वो ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा था। पेशेंट्स को वीक पैरालिसिस भी होता है अपनी बॉडी के अंदर, वही बात करी कि मैंने पार्शियल यानी एक साइड का, तो या फिर कुछ जो है वो बाजुओं और दोनों टांगों को भी मफलूज कर देते हैं जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर जो है वो बेड में पड़ जाते हैं। दूसरी किस्म है एपिलिप्सी जिसको बोलते हैं मिर्गी, ठीक है, इसको दूसरी ज़ुबान में बोलते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना। तो ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम का। एपिलिप्सी है, इसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाता है नर्व इम्पल्सिस का, यानी अब नॉर्मल नर्व इम्पल्सिस जो है वो ब्रेन से निकल के बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने लग जाती हैं। जिस सूरत हाल में ये होता है उस टाइम पे बॉडी ब्रेन जो है वो कंप्लीट यानी बेहोशी की सूरत में चला जाता है और हमारा पूरी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है, हिलने लग जाती है, उसके हर हिस्से को जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो जारी करना शुरू हो जाती है और बॉडी पूरी पूरी हिलने लग जाती है। बग़ैर मकसद के नर्व इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, स्टिमुलस कोई भी जो है एक्सटर्नल नहीं होता जो उनको एक्टिवेट कर रहा होता है। तो इसमें आपने नोट किया होगा या देखा होगा कहीं पे कि अक्सर उसको कोई स्मेल जो है वो दी जाती है क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट नोज़ का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन के साथ है, तो वो उसको फौरी तौर पे एक्टिवेट कर देता है। तो ये भी काम का जो है वो कारआमद आ जाता है। एपिलेप्सी के सीजर्स जो हैं, सीजर कहते हैं दौरों को, तो ये एक नॉर्मल स्टेट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन ये ब्रेन को काफ़ी पीछे ले जाती है, ठीक है, और वो पर्सन जो है वो अक्सर इसको नहीं बर्दाश्त कर पाते और अपनी एज से बहुत पीछे चले जाते हैं। तो यंगर पीपल्स के अंदर एपिलेप्सी किसी भी वजह से हो सकती है, मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, यानी ये आपको लेट एज में भी मिलेगी, यंगर एज में भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर तो ये 40 से ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर पाई जाती है, वो ड्यू टू वीकनेस, ड्यू टू वीक नर्व इम्पल्सेस की वजह से। लेकिन अगर ये यंगर एज में हो तो उसके मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, डेवलपमेंटल भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जब उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, जब उसका ब्रेन बन रहा था तो उस टाइम पे प्रीनेटल है ये, यानी बिफोर बर्थ, तो उसके अंदर कोई वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये मसला पैदा हो गया। और पीपल जो 40 साल से ऊपर होते हैं उनमें अक्सर ब्रेन ट्यूमर भी एपिलेप्सी की वजह बनती है, यानी ट्यूमर बन जाता है उस हिस्से में, और तो भी नर्व इम्पल्सेस का जो निकलना है वो नॉर्मल नहीं रहता, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी होती है। सर पे चोट लगने की वजह से भी किसी भी उम्र में मिर्गी हो सकती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं।
अभी तक कोई एपिलेप्सी का इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसे लोग जिनको एपिलेप्सी होती है उनको मेडिसिन डेली लेनी पड़ती है, ठीक है, अब दौरों से बचने के लिए, वरना उनको किसी भी टाइम पे ये मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। और उनको बोलते हैं एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो उनको दिए जाते हैं। तो जब ये अटैक आ रहे हों तो उस पेशेंट के नज़दीक पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए या उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए कि जिससे वो, क्योंकि वो इस टाइम पे हालत में नहीं होता तो अपनी ज़ुबान भी काट सकते नहीं कि अक्सर पानी पीने के लिए या कुछ चीज़ खाने के लिए उस टाइम ना दें, वो अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकता है उस एज में। तो ये नीचे आपके कुछ उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ब्लू में, तो इसमें देख लेते हैं। नॉलेज है जो कंपोजिशन और फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम की, उसने यानी कि ये जब का हमें ये पता चला है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे काम किस तरह से करते हैं, तो उसने हमारी बड़ी मदद की है डायग्नोस करने में और यानी पहचानने में और इलाज करने में नर्वस डिसऑर्डर्स यानी दिमाग की बीमारियों को, जिसमें एपिलेप्सी और पैरालिसिस भी आ जाते हैं। और इंसान ने जो है वो क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिए हुए ब्रेन के बहुत ज़्यादा एरिया कि जहाँ कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कैसे वो स्टिमुलस को पहचानता है, फिर आगे से पैगाम वापस भेजता है डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में, एंड द एरिया दैट सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट और इफेक्टर, और फिर किस तरह से वो वापस इफेक्टर के ज़रिए मैसेज को भेजता है। तो ये नॉलेज ने हमें बहुत ज़्यादा मदद दी है पहचानने में बीमारियों को और ब्रेन के जो है वो फंक्शंस को भी डिस्कवर करने में। लेकिन अभी तक स्टिल भी हमारा बहुत ज़्यादा पार्ट जो है अभी भी ऐसा है, क्योंकि मैन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं अभी तक, और हमारा अभी तक वो माइंड, हमारा अभी तक वो डीएनए टोटल नहीं डिस्कवर हो पाया और ना ही टोटल फंक्शनल हो पाया अभी तक, ठीक है। तो इसके ऊपर मज़ीद अभी भी काम जारी है, और लेकिन फिर भी हम बहुत तरक्की कर चुके हैं कि हम इनकी बीमारियों का जो है वो इलाज वगैरह और इनकी वजह जो है वो ढूंढ चुके हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, इस चैप्टर का हम एक समरी देख लेते हैं। यहाँ पे एंड पे हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल, तो हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल देख रहे थे हम। कोऑर्डिनेशन से मुराद होता है मिलके काम करना, और कंट्रोल का मतलब है कि उस जो मिलके काम कर रहे हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो यानी यहाँ इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहा है वो रहा है हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर, और इसके अलावा जो है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। ये दो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स जो मिलकर काम कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक सिंगल वर्क में भी अकेला ऑर्गन काम नहीं करता, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स इकट्ठे जो है वो मिलके काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जैसे आप लिख रहे होते हो अपनी कॉपी के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका हाथ, आपकी उंगलियाँ, आपके हाथ के मसल्स, उसके बाद आपका ब्रेन, आपकी आँखें, ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो आप एक सेंटेंस जो है वो कॉपी पर लिख पाते हो। तो ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो वो दो किस्म के हमारे अंदर सिस्टम मौजूद है जो इस कोऑर्डिनेशन को करते हैं। एक नर्वस सिस्टम है जिसको जो आता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन को करता है, यानी ये करता है मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी है एंडोक्राइन सिस्टम, और ये काम करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि केमिकल्स को सिक्रेट करता है और वो केमिकल जो है वो काम करते हैं। नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है ये फ़ौरन होता है, फौरी तौर पे, और जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक्शन है वो फ़ौरन नहीं होता, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर काफ़ी देर लग जाती है। लेकिन नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो टेम्प्रेरी होता है, उसी टाइम के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम जो नतीजा लेके आता है सामने वो परमानेंट होता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक्शन में हमने देखा था कि ये दोनों के दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं। याद रखिएगा कि दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है। स्टिमुलस जो होता है वो कोई भी चेंज है जो आपकी बॉडी के अंदर लेके आने वाला है। उसके बाद रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं, यानी क्या देखा आपने, क्या सुना, क्या महसूस किया, आपकी आँखें, कान, नाक, जो है स्किन, ये सारा काम करेगी। देन कोऑर्डिनेट्स, फिर वो इन्फॉर्मेशन वो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ का भी वो काम है वहाँ भेजेगी। उसके बाद इफेक्टर हैं। इफेक्टर क्या करते हैं, ये जो पैगाम लेके जा रहे हैं और जो पैगाम लेके आ रहे हैं, यानी आपकी नर्व्स,
वो, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है रिस्पॉन्स, उसके खिलाफ जो लास्ट पे वो आपको करने को कहते हैं और जो काम किया जाता है एंड पे ख़त्म हो जाता है, वो एक्शन आपने क्या लिया वो आता है। तो ये एक्शन दोनों का सेम होता है। फिर उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पहले पढ़ा। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो एक्शन के बाद हमने शुरू किया था वो नर्वस सिस्टम से शुरू किया है आपकी बुक में। नर्वस सिस्टम में हमने सबसे पहले ये देखा कि नर्वस सिस्टम मिलके किससे बना है, तो ये न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन बेसिक सेल है जिसने नर्वस सिस्टम बनाया है, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसके काम करने का तरीका हमने इस टॉपिक में देखा था। इसकी काइंड्स हमने चेक की थी कि 3 तरह के होते हैं, एक जो पैगाम लेके जाते हैं, एक जो ब्रेन से वापस पैगाम लेके आते हैं, और एक वो होते हैं जो बताते हैं कि करना क्या है, यानी रिस्पॉन्स क्या देना है। फिर हमने उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, क्योंकि ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नर्वस सिस्टम को एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें सेंटर में आ जाता है, यानी ये आपका ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जो सेंटर में मौजूद है लोअर बैक तक वो आ जाती है। और इसमें क्या आ जाता है कि यहाँ से जो निकलने वाली ये सारी की सारी नर्व्स हैं जो ब्रेन से यहाँ से निकलती हैं, ये सारी की सारी ये कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स देखे डिफरेंट, सब उसकी डिटेल हमने देखी थी। उसके बाद हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे से फिर डिवाइड किया जाता है 2 में, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो वॉलंटरी एक्शंस को लेके आता है, जो आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे से फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को तैयार करता है इनवॉलंटरी एक्शंस में, और पैरासिम्पैथेटिक जब इमरजेंसी सिचुएशन स्ट्रेस कम हो जाता है उसके बाद जो बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आते हैं उसको करता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन हमने देखा था, ये वो काम है जो ब्रेन नहीं करवाता, स्पाइनल कॉर्ड करवा लेता है, लेकिन बाद में उसको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाता है, लेकिन ये सडन होने वाले काम है। तो वो एक्शन किस तरह से बॉडी करवाती है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे उसमें हेल्प करता है। फिर हमने इसके बाद रिसेप्टर देखे, यानी हम इसके पार्ट्स देख रहे हैं बारी बारी। पहले न्यूरॉन को देखा, उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने रिसेप्टर देखे। रिसेप्टर में हमने यहाँ पे 2 रिसेप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया था, एक आइज़ को और दूसरा एयर को। तो इनके काम करने का तरीका, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और ये सब कुछ हमने देखा। इनके डिसऑर्डर्स भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम। उसके बाद दूसरा हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात की थी। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने 6 ग्लैंड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है और पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल, बॉडी के ऑर्गन्स जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद और कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स अलग से भी निकालता है जो बाकी नहीं निकालते। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड गले में मौजूद होता है। फिर हमने पैराथायराइड ग्लैंड देखा था, जो कि गले की पिछली जानिब मौजूद होता है। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड डिस्कस किया था। एड्रीनल ग्लैंड किडनीज़ के ऊपर मौजूद होता है। फिर हमने पेंक्रियाज देखे थे, ये खुद एक ऑर्गन है जो कि ग्लैंड के तौर पे काम करता है। एंड लास्ट में हमने गोनैड्स देखे थे, जो कि सेक्स ऑर्गन्स पे मौजूद होते हैं। वहाँ पे ये कुछ हार्मोन्स को निकालते हैं जो कुछ चेंजिंग्स लेके आता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो है लास्ट पे फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था, जो आपके लिए एक नया टॉपिक है, लेकिन हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही फीडबैक के ऊपर ही काम करती है। तो उसका हमने एक ओवरव्यू लिया था, 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी। और लास्ट पे जो है हमने इसके डिसऑर्डर्स चेक किए थे कि जो है किस तरह से नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स लगते हैं। कुछ इनहेरिटेड भी वैसे होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 थे। एक हमने एपिलेप्सी के बारे में पढ़ा था और एक हमने पैरालिसिस के बारे में पढ़ा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।